नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। दिल्ली एमसीडी चुनाव का हुआ ऐलान। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी के बीच इन चुनावों में जोरदार मुकाबला देखने को मिलेगा। दिल्ली में एमसीडी में ऐसा क्या है कि बीजेपी, आप और कांग्रेस जान लड़ा देती हैं, जानेंगे सियासी दलों से। एक तरफ एमसीडी चुनाव तो दूसरी तरफ भाजपा ने दिल्ली के श्रम मंत्रालय पर भ्रष्टाचार किए जाने का लगाया है आरोप। जानेंगे क्या है पूरा मामला। गुजरात और हिमाचल के चुनावी गतिविधियों के साथ ही देश, दुनिया और खेल जगत की तमाम खबरें होंगी, लेकिन सबसे पहले अभी तक की सुर्खियां। दिल्ली एनसीआर में जहरीली बनी हुई है हवा। वायु गुणवत्ता सूचकांक 500 के करीब पहुंचा। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने पंजाब के 22 जिलों के उपायुक्तों को पराली जलाने की घटनाओं को तुरंत रोकने के दिए निर्देश। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी जाहिर की चिंता। पंजाब, हरियाणा, यूपी और दिल्ली के मुख्य सचिवों को चर्चा के लिए बुलाया। दिल्ली में प्रदूषण पर जारी है सियासी घमासान। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर पराली जलाने की घटनाओं को रोकने में नाकाम रहने का लगाया आरोप। अरविंद केजरीवाल ने माना प्रदूषण को कम करने में रहे विफल। बीजेपी का पलटवार, नसीहत देने और जिम्मेदारी से भागने का वक्त नहीं। दिल्ली में एमसीडी चुनाव की बजी रणभेरी। 250 वार्डों के लिए 4 दिसंबर को होगा मतदान। 7 दिसंबर को आएंगे नतीजे। आधी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित। लागू हुई आचार संहिता। राजनीतिक दलों ने किया स्वागत। बीजेपी ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर श्रमिकों के पंजीकरण के नाम पर लाखों रुपए के घोटाले का लगाया आरोप। संबित पात्रा ने कहा 2 लाख फर्जी निर्माण श्रमिकों को किया गया पंजीकृत। इनमें से 65,000 के नाम पर एक ही मोबाइल नंबर दर्ज। कहा केजरीवाल की नीयत में ही खोट। हिमाचल में गरमाया चुनावी प्रचार। बीजेपी की ओर से पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, यूपी की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया प्रचार। कांग्रेस पर बोला जोरदार हमला। उधर कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी ने की रैली। गुजरात में ईशुदान गढ़वी को आम आदमी पार्टी ने बनाया सीएम उम्मीदवार। पाकिस्तान में इमरान खान पर हुए हमले के बाद पूरे देश में पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से विरोध प्रदर्शन। कई जगहों पर हिंसा और तोड़फोड़। सेना और आईएसआई के खिलाफ भी सड़कों पर उतरे लोग। प्रदर्शनकारियों ने इमरान पर हमले के पीछे आईएसआई चीफ मेजर जनरल फैसल का हाथ होने का लगाया आरोप। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर में नए मालिक एलन मस्क के आने के बाद जारी है घमासान। भारत में मार्केटिंग और कम्युनिकेशन विभाग के कर्मचारियों को किया गया बर्खास्त। कई जगहों पर ट्विटर के ऑफिस अस्थायी रूप से बंद। ट्विटर के संचालन में लोगों को आ रही है भारी दिक्कत। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने एशियन चैंपियनशिप का खिताब किया अपने नाम। महिला वर्ग का खिताब भारत की ग्रैंड मास्टर नंदिता पीवी के नाम। और आईसीसी टी20 विश्व कप में न्यूजीलैंड ने आयरलैंड को 35 रन से दी शिकस्त। सेमीफाइनल में जगह बनाने वाली पहली टीम बनी। ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान को 4 रनों से हराया। दिल्ली एनसीआर में हवा अब भी जहरीली बनी हुई है। हालात ये हैं कि वायु गुणवत्ता सूचकांक कई जगहों पर 500 के करीब पहुंच गया है। जाहिर है हालात हवा ने लोगों के स्वास्थ्य को भी प्रभावित किया है। सेहत के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। एक ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज़ पेपर जो आया था 2017 में, उन्होंने कैलकुलेट किया था कि ऑलमोस्ट 1.24 मिलियन डेथ्स इंडिया में एयर पोल्यूशन के कारण हो रही हैं। और कई पेपर्स ने ये दिखाया है कि चाहे सांस की तकलीफ़ हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, स्ट्रोक हो, कई और बीमारियां जो हैं वो एयर पोल्यूशन से बढ़ जाती हैं, एग्रीवेट हो जाती हैं। अनफॉर्चुनेटली एयर पोल्यूशन को हम कहते हैं एक साइलेंट किलर। हम ये कह सकते हैं कि ये इस आदमी की डेंगू से मौत हुई, इस आदमी की कोविड से मौत हुई, लेकिन एयर पोल्यूशन से कहना वो मुश्किल होता है क्योंकि वो ऑलरेडी अंडरलाइंग जो इलनेस है उसको बिगाड़ के
की सीवियरिटी ज़्यादा कर देते जिससे आईसीयू एडमिशन हो जाती है और डेथ हो सकती है। दिल्ली की हवा में फैले प्रदूषित जहर का प्रमुख कारण पंजाब में बड़ी मात्रा में पराली जलाए जाने को ठहराया जा रहा है, जिसे लेकर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने 22 जिलों के उपायुक्तों को पराली जलाने की घटनाओं को तुरंत रोकने के निर्देश दिए। समीक्षा बैठक में पिछले दिनों पराली जलाने के मामलों में अचानक वृद्धि को रोकने के लिए किए जा रहे कार्रवाई को तत्काल तेज करने के निर्देश दिए गए। इस बीच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण के मुद्दे पर चिंता व्यक्त की है। सरकार की ओर से प्रदूषण को कम करने की कोशिश से आयोग संतुष्ट नहीं है। इस मुद्दे पर आयोग ने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के मुख्य सचिवों को विस्तृत चर्चा के लिए व्यक्तिगत रूप से या हाइब्रिड मोड पर 10 नवंबर को उपस्थित होने के लिए कहा है। हालात की गंभीरता के मद्देनजर दिल्ली और पंजाब सरकार पर विपक्षी भाजपा लगातार निशाना साध रही है। भाजपा आरोप लगा रही है कि आम आदमी पार्टी ने पराली जलाने की घटनाओं को रोकने और प्रदूषण मुक्त दिल्ली का वादा किया था, लेकिन इस पर वो पूरी तरह से फेल रही है। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने स्वीकार किया है कि उनकी सरकार प्रदूषण को कम करने में असफल रही है। वहीं भाजपा ने केजरीवाल के पुराने वीडियो दिखाए और केजरीवाल से जवाब मांगा कि वक्त नसीहत देने और जिम्मेदारी से भागने का नहीं है, बल्कि अरविंद केजरीवाल जवाब दें कि आखिर दिल्ली गैस चेंबर क्यों बनी हुई है। पराली के जलने का इंसिडेंस काफ़ी कम होगा। कई सारे कदम उठाए जाएंगे, स्पेसिफिक कठोर कदम उठाए जाएंगे, किसानों के साथ मिलकर कदम उठाए जाएंगे, लेकिन हम इसमें ब्लेम गेम नहीं करना चाहते। पंजाब के अंदर अगर पराली जल रही है उसके लिए हम जिम्मेदार हैं, हमारी सरकार जिम्मेदार है। अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे कि राजनीति नहीं करनी चाहिए। आपने सुना है ना आज कि पोल्यूशन बहुत सेंसिटिव इश्यू है, हमारे बच्चों की जीवन का विषय है, इस पे राजनीति नहीं करना चाहिए। पूरे जीवन राजनीति करके पिछले वर्ष कह रहे थे जब पंजाब की सरकार नहीं बनी थी, जब हम पंजाब में आ जाएंगे, जब हमारी सरकार बन जाएगी तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आप देखिएगा अगले दिन से ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। पोल्यूशन के कारण खांसी भी हो रही है, माफ करिएगा। इस बीच दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा 1 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें पराली जलाने के बजाय डिकम्पोजर के द्वारा पराली को गलाने का काम कर रहे हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, डिकम्पोजर के अधिकाधिक प्रयोग के लिए 3000 करोड़ से भी अधिक की राशि 4 राज्यों को दी गई है। इसमें पंजाब को सबसे अधिक राशि प्रदान की गई है। पूसा डिकम्पोजर का प्रयोग बहुत ही सफल है, सरल है। मैं आपके माध्यम से राज्य सरकारों को भी आग्रह करना चाहूँगा और किसान भाइयों बहनों को भी आग्रह करना चाहूँगा कि पूसा डिकम्पोजर का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। हवा गुणवत्ता की खराब होती स्थिति को देखते हुए दिल्ली में स्कूल बंद रखने का फैसला लिया गया है। प्रदूषण की स्थिति में सुधार होने तक प्राथमिक स्कूल बंद रहेंगे। नोएडा में भी 8वीं तक स्कूल बंद कर दिए गए हैं। दिल्ली सरकार के 50% कर्मचारियों को घर से काम करने को कहा गया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने इस संबंध में निजी कार्यालयों से भी वर्क फ्रॉम होम मोड पर जाने का अनुरोध किया है। इस बीच दिल्ली में वायु प्रदूषण के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट 10 नवंबर को वायु प्रदूषण मामले पर सुनवाई करेगा। दरअसल पिछले कुछ दिनों से दिल्ली एनसीआर की हवा प्रदूषण के कारण जहरीली हो गई है। पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं के कारण दिल्ली में वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति पर दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को पत्र लिखा है। उपराज्यपाल ने पत्र में पंजाब सीएम को पराली जलाने की घटनाओं पर तत्काल उपाय करने का आग्रह किया। ब्यूरो इनपुट के साथ कुमार आलोक और ऋषि कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने निर्माण उद्योगों में दिल्ली के श्रम मंत्रालय द्वारा बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किए जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि निर्माण श्रमिकों के लिए काम करने वाले 3 गैर सरकारी संगठनों ने प्रॉक्सी के माध्यम से दिल्ली में श्रमिकों के पंजीकरण में भारी भ्रष्टाचार किया है। एक ही मोबाइल नंबर और एक ही पते से कई लोगों का पंजीकरण कर दिया गया है। हिंदुस्तान के इतिहास में श्रमिकों के ऊपर हुए सबसे बड़े करप्शन का आज खुलासा हुआ है। The case that we are going to talk about today is the biggest corruption that has ever taken place in the history of India as far as the construction workers in the labor ministry are concerned. ये पूरा का पूरा जो करप्शन का जाल है जिसका खुलासा आज भारतीय जनता पार्टी इस मंच से करने वाली है,
ये दिल्ली के लेबर मिनिस्ट्री का है और आप जानते हैं दिल्ली का लेबर मिनिस्टर कौन है। और आइए अब बात करेंगे हिमाचल प्रदेश और गुजरात के चुनावों की। हिमाचल प्रदेश गुजरात के बाद शुक्रवार को दिल्ली नगर निगम एमसीडी चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो गया है। दिल्ली में तीनों नगर निगमों के मर्जर के बाद ये पहला चुनाव होगा। दिल्ली राज्य चुनाव आयुक्त तो डॉक्टर विजय देव ने शुक्रवार को दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी चुनाव का ऐलान कर दिया है। 7 नवंबर से 14 नवंबर तक नामांकन होंगे, जबकि 4 दिसंबर को मतदान की तारीख का ऐलान किया गया। वहीं 7 दिसंबर को मतगणना की जाएगी। दिल्ली नगर निगम में 250 सीटें हैं। इनमें अनुसूचित जाति के लिए 42 सीटें आरक्षित हैं, जबकि महिलाओं के लिए 50% सीटें होंगी। Today, the model code of conduct will come into force with immediate effect. The issue of notification, which calls upon the wards to elect councillors and which also commences the nomination filing, will be on Monday, 7th November. The last date for filing the nominations is 14th of November, which is also a Monday. Scrutiny of nominations will be on 16th of November, which is Wednesday. The last date for withdrawal of candidatures is 19th of November, that is Saturday. The date of poll, if necessary, as is always mentioned, is 4th of December, which is Sunday. And the counting of votes will be done on 7th of December. दिल्ली में पहले पूर्वी, उत्तरी और दक्षिण नगर निगम हुआ करते थे, लेकिन इसी साल मई महीने में निगम के एकीकरण के बाद वार्डों के परिसीमन के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने परिसीमन आयोग का गठन किया। दिल्ली नगर निगम के एकीकरण से पहले दिल्ली में 272 वार्ड हुआ करते थे, लेकिन दिल्ली नगर निगम के वार्डों के परिसीमन के बाद अब ये संख्या 250 कर दी गई है। वार्डों की घोषणा के बाद अब चुनाव की भी तारीख के ऐलान से राजनीतिक दल काफी उत्साहित है। निगम चुनाव उसका बहुत स्वागत करता हूं और दिल्ली की जनता का प्यार, आशीर्वाद, समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पिछले 5 वर्षों में और कोरोना काल में विशेष रूप से सेवा के काम किए हैं। सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगा सुप्रीम कोर्ट का, धन्यवाद करूंगा इलेक्शन कमीशन का। इस इलेक्शन का सबसे ज्यादा अगर कोई वेट कर रहा था तो दिल्ली की जनता इस चुनाव का इंतजार कर रही थी। लोकतंत्र में चुनाव घोषित होते हैं तो स्वाभाविक है हम उसका स्वागत करते हैं। दिल्ली की जनता की अदालत में इलेक्शन होगा, हम वहाँ जाएंगे और दिल्ली के जो मुद्दे हैं उनको सामने रखेंगे। जो उनके अधिकार हैं, जिन पर हम लगातार लड़ाई लड़ रहे थे, वो अधिकार पे भी सवाल पूछेंगे, वोट मांगेंगे। दिल्ली में कुल 1,46,73,847 मतदाता हैं, जिनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 69,86,705 और महिला मतदाताओं की संख्या 66,86,081 है, जबकि अन्य 1,061 हैं। इस बार 1 लाख से ज्यादा कर्मियों की ड्यूटी चुनाव में लगाई गई है। करीब 13,665 पोलिंग स्टेशनों पर 55,000 से ज्यादा ईवीएम के जरिए मतदान होगा। उम्मीदवार के लिए चुनाव में खर्च की सीमा बढ़ाकर 8 लाख रुपए कर दी गई है। दिल्ली नगर निगम के चुनाव के लिए तारीखों की घोषणा कर दी गई है। आगामी 4 दिसंबर को दिल्ली नगर निगम के 250 वार्डों के लिए मतदान होगा, जबकि 7 दिसंबर को मतगणना। इस बार 1,46,73,847 मतदाता उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। कैमरामैन सुमित नौडियाल और सौरभ बख्शी के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो दिल्ली के एमसीडी चुनाव राजनीतिक पार्टियों के लिए क्यों है अहम और दिल्ली की जनता के लिए भी किस लिए इसकी अहमियत ज्यादा बढ़ गई है, इस पर करेंगे विस्तार से चर्चा न्यूज नाइट के अगले हिस्से में। लेकिन उससे पहले हाल जानते हैं हिमाचल प्रदेश और गुजरात का। हिमाचल प्रदेश और गुजरात में चुनावी तापमान हर दिन बढ़ रहा है। दोनों राज्यों में चुनाव बेहद रोमांचक होता जा रहा है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की धुआंधार रैलियां, तो वहीं कांग्रेस में प्रचार की कमान संभाली प्रियंका वाड्रा ने। मुकाबले को दिलचस्प बनाते हुए आम आदमी पार्टी भी रोड शो और घर घर प्रचार के जरिए मांग रही है वोट। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनावी पारा तेजी से चढ़ रहा है। हिमाचल में तो चुनावी प्रचार चरम पर पहुंचता दिख रहा है, तो गुजरात में भी चुनाव के ऐलान के बाद सियासी गतिविधियां तेज हो गई हैं। बात हिमाचल प्रदेश की करें तो विधानसभा चुनाव में मतदान का दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, तमाम राजनीतिक दल अपने चुनावी प्रचार को धार देने में जुट गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी की चुनावी कमान अपने हाथों में थामी है, तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी धुआंधार रैलियां कर रहे हैं। नड्डा ने धर्मपुर में तो योगी ने कांगड़ा में रैलियां की। दोनों ने कांग्रेस पर जमकर हमला किया।
मोबाइल बनाने वाला सेकंड मैन्युफैक्चरर हो गया इंडिया। स्टील बनाने वाला दूसरा देश हो गया, दूसरे नंबर का देश हो गया भारत। सौर ऊर्जा में हम 5वें नंबर पर पहुंच गए। और जिस ब्रिटानिया ने हमारे ऊपर राज किया, उसको पछाड़ करके हम दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। जो आपकी आस्था को सम्मान न दे सकता हो, जो विकसित भारत के सपने में सहभागी न बन सकता हो, जो सुरक्षा की गारंटी न दे सकता हो, जो नौजवानों के हितों के साथ खिलवाड़ करता हो, बहन बेटियों की सुरक्षा का सम्मान न कर सकता हो, उसको समर्थन देने की कोई आवश्यकता नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी बिलासपुर जिले के झंडूथा विधानसभा क्षेत्र के तहत बरठी और कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मटौर में जनसभा को संबोधित किया। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर से बीजेपी सरकार बनने का दावा किया। झूठ बोलकर गुमराह करना, वोट लेना, ये कांग्रेस की आदत बन गई थी, झूठ पर और झूठ की राजनीति करना। और जब वो सत्ता में आए तब हिमाचल के विकास को रुकवाना। अब भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रोजेक्ट दिए, उनको कांग्रेस ने उस समय रुकवाने का ही काम किया। कांग्रेस कभी हिमाचल प्रदेश के विकास के हित में नहीं थी, कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं ला पाई। कांग्रेस पार्टी के प्रचार की कमान पार्टी महासचिव प्रियंका वाड्रा ने संभाली है। उन्होंने कांगड़ा के ज्वाला देवी मंदिर में दर्शन किए। इसके बाद कांगड़ा के नगरोटा भगवा में प्रियंका गांधी ने रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देश और राज्य के विकास के लिए जरूरी है कि मतदाता अपने अधिकारों और मतदान के प्रति जागरूक हों। यहाँ के युवाओं ने अपनी मेहनत से, यहाँ की माताओं ने, बहनों ने अपनी मेहनत से ये प्रदेश बनाया, इसको आगे बढ़ाया। मत भूलो कि आप कौन हो, मत भूलो कि ये प्रदेश आपका है। आम आदमी पार्टी भी रोड शो और घर घर प्रचार के जरिए वोट मांग रही है। पार्टी के नेता बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर हमले कर रहे हैं। उधर गुजरात में भी चुनाव के ऐलान के बाद सियासी गतिविधियां तेज हो रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की राज्य कोर कमेटी की गांधीनगर में दूसरे दिन भी अहम बैठक हुई। बैठक में भाजपा के तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। ये बैठक अगले शनिवार को भी चलेगी। माना जा रहा है कि इसमें 42 विधानसभा सीटों पर मंथन हो रहा है। वहीं कांग्रेस ने दिल्ली में चुनाव समिति की बैठक कर गुजरात के उम्मीदवारों पर मंथन किया। इधर गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने अपने सीएम कैंडिडेट ईशुदान गढ़वी के नाम का ऐलान किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज अहमदाबाद में कार्यक्रम में उनके नाम का ऐलान किया। पार्टी का दावा है कि इसके लिए आम आदमी पार्टी ने 16,000 से अधिक लोगों की राय ली, जिसमें 73% लोगों ने गढ़वी का नाम सुझाया। 10 जनवरी 1982 को गुजरात के पिपलिया में जन्मे ईशुदान गढ़वी पेशे से एक पत्रकार भी है। गंदगी अगर साफ करनी है तो आपको कीचड़ में उतरना पड़ेगा, चाहे आपको जो भी लोग गालियां दे, मुझे भी देते हैं। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि 75 साल में अगर गुजरात में कुछ नहीं हुआ है, अगर ये 5 साल में अरविंद जी की अगुवाई में जो कर ना दिखाऊं तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, आपको मैं ये गारंटी देता हूं। दोनों राज्यों में चुनाव बेहद रोमांचक होता जा रहा है। राजनीतिक दलों के महारथी एक के बाद एक मैदान में उतरकर एक दूसरे को चुनौती दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी। देखते रहिए डीडी न्यूज। अब देश बड़े संकल्प लेकर के ही चलेगा, और वो बड़ा संकल्प है विकसित भारत। विकसित भारत के विराट संकल्प के साथ देश लगातार आगे बढ़ रहा है। इस संकल्प की सिद्धि में हमारे करदाताओं की है महत्वपूर्ण भूमिका। सभी करदाता निभाएं अपना कर्तव्य और निर्धारण वर्ष 2022-23 की अपनी आय का रिटर्न 7 नवंबर तक ई-फाइल करें। याद रखें, उन सभी करदाताओं को जिनके खातों का ऑडिट अनिवार्य है, निर्धारण वर्ष 2022-23 की अपनी टैक्स रिटर्न 7 नवंबर 2022 तक ई-फाइल करनी होगी। ड्यू डेट तक टैक्स रिटर्न फाइल न करने पर आपको ब्याज और जुर्माना लग सकता है।
तथा कोई भी अनएडजस्टेड बिजनेस लॉस अथवा कैपिटल लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। अधिक जानकारी के लिए www.incometax.gov.in पर लॉग ऑन करें। प्रत्येक आय करदाता एक राष्ट्र निर्माता। 3 महीने में पैसे डबल, वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ, और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे, और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। काफी टैलेंटेड है आपकी बेटी। सर बड़ी होकर इंडिया के लिए खेलना चाहती है। सर उसके फ्यूचर के लिए अभी से मैंने सेविंग भी स्टार्ट कर दी है। फ्यूचर की बात है तो सिर्फ उसे नहीं, आपको भी मैदान में उतरना पड़ेगा। मुझे? इनका मतलब है म्यूचुअल फंड्स के मैदान में। सिर्फ सेविंग्स नहीं, हर महीने म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कीजिए, वरना आपकी बेटी तो बड़ी होगी। पर उसके लिए सेव किए हुए पैसे शायद उतने ही रह जाएंगे। सही है सर। शॉर्ट भी सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। भ्रष्टाचार मुक्त भारत, विकसित भारत, एक आशा, एक विश्वास। हम मना रहे हैं सतर्कता जागरूकता सप्ताह। देश में ईमानदारी की अलख जगा रहे हैं। एनटीपीसी देश को रोशन कर रहा है। साथ आइए, आप भी कदम बढ़ाइए। 31 अक्टूबर से 6 नवंबर 2022 तक चलने वाले इस अभियान को सफल बनाइए। एनटीपीसी द्वारा जनहित में जारी। पंजाब के अमृतसर में शुक्रवार दोपहर शिवसेना नेता सुधीर सूरी की सुरक्षा कर्मियों की तैनाती के बीच उन पर हमला किया गया। और आइए देखते हैं इस रिपोर्ट को। रुदकी के बीच सरेआम हत्या कर दी गई। दरअसल गोपाल मंदिर के बाहर कुछ लोगों ने देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां फेंकी हुई थी। सूरी को जब इस बाबत पता चला तो वह मंदिर के बाहर पहुंचे और मूर्तियों की बेअदबी करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज करवाने को लेकर धरने पर बैठ गए। उनके सुरक्षाकर्मी और समर्थक भी साथ थे। इसी दौरान अचानक उन पर फायरिंग की गई। गोलियां सुधीर सूरी की छाती पर लगी। उनके सुरक्षाकर्मियों ने भी हवाई फायर किए। मौके पर अफरा तफरी मच गई। घायल अवस्था में उन्हें प्राइवेट अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उनकी मौत हो गई। वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराए जाने का विवाद अब इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया है। शुक्रवार को इसकी कार्बन डेटिंग सहित साइंटिफिक सर्वे कराए जाने की मांग में दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, राज्य सरकार और अंजुमन इंतजामिया को नोटिस जारी किया है और इस मामले में अगली तारीख 21 नवंबर निर्धारित की है। 14 अक्टूबर 2022 का फैसला था माननीय डिस्ट्रिक्ट जज साहब का, जिससे कार्बन डेटिंग की एप्लीकेशन रिजेक्ट की गई थी और एएसआई जांच की मांग की एप्लीकेशन रिजेक्ट की गई थी, जिसको बहुत फेमस रूप से कार्बन डेटिंग की एप्लीकेशन कहते हैं। जो कार्बन डेटिंग की मांग नहीं थी उसको कार्बन डेटिंग की एप्लीकेशन बना दिया गया। उसके खिलाफ हमने उसको इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उस पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को, राज्य सरकार को, अंजुमन इंतजामिया को नोटिस जारी किया है और इस मामले की अगली तारीख 21 नवंबर निर्धारित है। केंद्रीय विज्ञान और तकनीक मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक प्रेस वार्ता में विशेष स्वच्छता अभियान 2.0 के बारे में जानकारी साझा करते हुए बताया कि 1 साल की अवधि के दौरान 88 लाख वर्ग फुट जगह साफ की गई और सफाई अभियान लगभग 1 लाख जगहों पर चलाया गया। Nearly 88 lakh square feet of space cleared, which you can imagine would be substantial, and nearly 10,000 locations were involved in this campaign, which is, I think, a record in itself. Sorry, 1 lakh. Yeah. Nearly 1 lakh locations. Of course, the figure is 99,000 something, which is almost 10 lakh. And as many as 300 best practices. काशी की धरती पर 19 नवंबर से 18 दिसंबर तक तमिल संगम का आयोजन होगा। कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय,
काशी विश्वनाथ मंदिर, दीनदयाल हस्तकला संकुल और संत रविदास घाट का दौरा किया। उन्होंने इस कार्यक्रम में भाग लेने वाली संस्थाओं के अधिकारियों और संस्थान प्रमुखों के साथ बैठक की। तमिलनाडु से 3 जगह से रामेश्वरम, कोयम्बटूर और चेन्नई, ऐसे 3 जगह से इस महीना भर में 12 ग्रुप में 2500 समाज जीवन की प्रतिष्ठित व्यक्ति को चयनित करके लाया जाएगा। 2 दिन यहां समय बिताने के बाद, समाज जीवन के कई अनुभव लेने के उपरांत, शिक्षा लेने के उपरांत, अनुभव बताने के उपरांत, तो यहीं से प्रयागराज जी जाएंगे, फिर वहीं से दर्शन करके अयोध्या जी भी जाएंगे, 1 दिन अयोध्या जी में भी बिताएंगे, फिर वापस आके यहीं से अपने गंतव्य में लौट जाएंगे। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने एशियन चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। वहीं महिला वर्ग का खिताब भी भारत की ही ग्रैंड मास्टर नंदिता पीवी के नाम रहा। प्रज्ञानंदा ने अंतिम राउंड की शुरुआत अन्य प्रतिभागियों पर आधे अंक की बढ़त के साथ की थी। उन्होंने 9वें राउंड में हमवतन बी अधिवन के साथ 63 चाल में ड्रॉ खेला। इस तरह वे 7 अंक के साथ क्लियर विनर रहे। वहीं महिला वर्ग में नंदिता ने अंतिम दौर के मैच में दिव्या देशमुख के साथ ड्रॉ खेला और 7.5 अंक के साथ खिताब पर कब्जा किया। उधर आईसीसी T20 विश्व कप में आज ग्रुप 1 में सुपर 12 के मुकाबले में न्यूजीलैंड ने आयरलैंड को 35 रन से शिकस्त दी। एडिलेड में खेले गए इस मैच में न्यूजीलैंड द्वारा दिए गए 186 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए आयरलैंड की टीम 9 विकेट के नुकसान पर 150 रन ही बना सकी। न्यूजीलैंड सेमीफाइनल में जगह बनाने वाली पहली टीम बन गई है। और आज के दूसरे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान को 4 रन से हरा दिया है। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 167 रन बनाए थे। जवाब में अफगान टीम 7 विकेट के नुकसान पर 164 रन ही बना सकी। अफगानिस्तान की ओर से राशिद खान ने 23 गेंद में नाबाद 48 रन की पारी खेली। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद होंगी कुछ और खबरें। देखते रहिए टीटी न्यूज। सर, आपका केवाईसी अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और एटीएम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान सावधान। 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, ओटीपी, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। काफी टैलेंटेड है आपकी बेटी। सर, बड़ी होकर इंडिया के लिए खेलना चाहती है। उसके फ्यूचर के लिए अभी से मैंने सेविंग भी स्टार्ट कर दी है। फ्यूचर की बात है तो सिर्फ उसे नहीं, आपको भी मैदान में उतरना पड़ेगा। मुझे? इनका मतलब है म्यूचुअल फंड्स के मैदान में। सिर्फ सेविंग्स नहीं, हर महीने म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कीजिए। वरना आपकी बेटी तो बड़ी होगी, पर उसके लिए सेव किए हुए पैसे शायद उतने ही रह जाएंगे। सही है सर। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। भ्रष्टाचार मुक्त भारत, विकसित भारत, एक आशा, एक विश्वास। हम मना रहे हैं सतर्कता जागरूकता सप्ताह। देश में ईमानदारी की अलख जगा रहे हैं। एनटीपीसी देश को रोशन कर रहा है। साथ आइए, आप भी कदम बढ़ाइए। 31 अक्टूबर से 6 नवंबर 2022 तक चलने वाले इस अभियान को सफल बनाइए। एनटीपीसी द्वारा जनहित में जारी। दिल्ली के एमसीडी चुनाव की घोषणा हो चुकी है। आम आदमी पार्टी के उदय से पहले बीजेपी और कांग्रेस के बीच एमसीडी चुनाव क्वार्टर फाइनल मुकाबले की तरह माना जाता था, लेकिन आम आदमी पार्टी पिछले 8 साल से दिल्ली की सत्ता में काबिज है, लेकिन उसका प्रदर्शन एमसीडी में अच्छा नहीं रहा है। बीजेपी 1.5 दशक से ज्यादा वक्त से एमसीडी पर काबिज है। इसी पर आधारित आज हमारा विशेष है दिल्ली एमसीडी की बच गई रणभेरी।
यानी कि चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। क्या है मुद्दे और क्यों है अहम राजनीतिक पार्टियों के लिए दिल्ली का एमसीडी चुनाव, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं शिवम छाबड़ा, स्पोक्स पर्सन बीजेपी, और अनिल कुमार बंसल, सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं। अनिल कुमार जी, पहले आप ही के पास आते हैं, क्योंकि बात यह भी करनी जरूरी है कि राजनीतिक पार्टियों के लिए एमसीडी का चुनाव क्यों इतना अहम है। हमने देखा कुछ समय पहले तक 2 ही प्लेयर्स होते थे, लेकिन पिछले 8 साल में आम आदमी पार्टी ने अपनी दिल्ली की सरकार में क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौतियां बढ़ा दी हैं? देखिए, जो आपने पहला सवाल किया कि एमसीडी का चुनाव क्यों महत्वपूर्ण है, ये स्थानीय सरकार हम इसको बोलते हैं, जो लोकल बॉडीज की चुनाव होते हैं। और दिल्ली में नगर निगम हमेशा से प्रभावशाली रहा है, प्रभावी रहा है, शक्तिशाली रहा है, और तब इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने, पहले दिल्ली में एक ही नगर निगम था, कांग्रेस की सरकार ने इसको 3 हिस्सों में विभाजित किया था, क्योंकि मोटे तौर पर दिल्ली नगर निगम में बीजेपी का अच्छा प्रभाव रहा। तो शीला जी की सरकार ने किया था कि इसको 3 हिस्सों में तोड़ा। उनको लगता था कि पूरी दिल्ली में एक ही मेयर होता है, प्रथम नागरिक कहलाता है, और अगर वो विपक्ष का है तो ये अब 3 हो जाएंगे। तो इस तरह से उसको 3 किया गया। तो जो स्थानीय लोगों की ज्यादा ताल्लुक है, जैसे हम कहते हैं केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार नीतिगत निर्णय करती है, वो पूरे राष्ट्र को प्रभावित करते हैं, वो कॉमन मैन से सीधे प्रत्यक्ष रूप से बाद में लंबे उसके बाद जुड़ते हैं। मान लो वो रोजगार के लिए, देश के विकास के लिए, आर्थिकता के लिए कदम उठाती है। और जो एमसीडी है उसका सीधा रोजमर्रा की चीजें हैं। आप जहां रहते हैं वहां आपको सफाई चाहिए, वहां आपको बिजली चाहिए, आपको पानी की आपूर्ति चाहिए, आपको स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, सड़क है, इस तरह की जो बुनियादी सुविधाएं हैं, वातावरण आपका, प्रदूषण कितना है, ये सब मुद्दे हैं। तो जो नगर निगम है वो बहुत महत्वपूर्ण है और जनता के परिप्रेक्ष्य में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब दिल्ली सरकार कहती है नगर निगम में हम नहीं है, नगर निगम में भाजपा है, वो कहते हैं दिल्ली सरकार हमको सहयोग नहीं कर रही। तो जो एक केंद्र में ट्रेंड चला है कि केंद्र में भाजपा की सरकार, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार, तो वो कहते हैं लोकल सरकार भी भाजपा की हो, तो एक तालमेल, एक अंडरस्टैंडिंग, एक विचारधारा, एक सैद्धांतिक सहमति, ये आसान बनती है। इसको किसी हद तक हम इस मायने में अच्छा मान सकते हैं, क्योंकि टकराव नहीं होता, विचारों का टकराव, नीतियों का टकराव, फैसलों का टकराव नहीं होता। हाँ, विपक्ष भी आवश्यक है। ये ऐसा भी होता है कि नगर निगम में बीजेपी की सरकार है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो जनता लोकतंत्र में फैसला करती है। पर राजनीतिक दलों के लिए दिल्ली में खास तौर से, दिल्ली का अगर आप देखेंगे, दिल्ली नगर निगम के पार्षद के लिए 8 लाख रुपए की चुनाव खर्च की सीमा है। अगर आप दूसरे किसी राज्य के नगर निगम की बात करेंगे तो वहां पार्षदों के लिए 1 लाख की भी सीमा नहीं होती। तो दिल्ली देश की राजधानी है, 1,47,00,000 के करीब मतदाता है, और 250 अब वार्ड हो गए हैं दिल्ली में। और पूरा दिल्ली की आप कल्पना कीजिए, जो दिल्ली का मेयर होगा उसको प्रथम नागरिक भी हम पहले से कहते रहे हैं। और दिल्ली सरकार जो मुख्यमंत्री है, कमोबेश उसी की एक मायने में अपनी दिल्ली सरकार की भूमिका है, लेकिन नगर निगम की अपनी भूमिका है। तो दिल्ली का जो मेयर होगा वो एक तरह से मुख्यमंत्री के, उसको हम जनता के सरोकारों से अगर कसौटी पर कसें तो वो किसी मुख्यमंत्री से कम नहीं होगा, अब जब तीनों नगर निगमों का एकीकरण हो जाएगा। रही बात ये कि आम आदमी पार्टी कोशिश कर रही है, चूंकि वो अभी विपक्ष में तीनों जगह जो पिछले नगर निगम थे, आम आदमी पार्टी उनमें थी। भाजपा की पूरी कोशिश है कि हम नगर निगम में तो बने ही रहें, क्योंकि 2007 से बीजेपी लगातार नगर निगम पर इलेक्ट होकर अपना उनका शासन है, सत्ता है, और वो उनके मेयर हैं, उन्हीं के पार्षद बहुमत है। आम आदमी पार्टी इस बार दावा कर रही है कि हम बदल देंगे। उधर बीजेपी का दावा है कि विधानसभा चुनाव में हम आम आदमी पार्टी को बदल देंगे। आम आदमी पार्टी को बदल देंगे, जी बिल्कुल। अजीब सा बात है। आप देखिए माहौल क्या है कि एक तरफ दिल्ली विधानसभा का चुनाव है, ये ऐसा देश में बाकी राज्यों में कम मिलता है। दिल्ली विधानसभा का चुनाव है तो आम आदमी पार्टी इतनी सीटें जीत रही है, और लोकसभा का चुनाव है तो उसका खाता नहीं खुलता, और ये लगातार है। दिल्ली में वो जब से आम आदमी पार्टी आई है वो अपना लोकसभा में खाता भी नहीं खोल पा रहे। तो ये बहुत लोकतंत्र का विचित्र एक तरह से आपको परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे इसे, ऐसा भी होता है। वही मतदाता है, वही मतदाता विधानसभा में किसी को चुन रहे हैं, नगर निगम में पता नहीं किसको चुनेंगे। कांग्रेस भी कह रही है कि अब हम जो है अपने खोई हुई जमीन को वापस पाएंगे और हम नगर निगम में जीतेंगे। जीतने वाले तो सभी जो भी राजनीतिक दल है सभी दावा करते हैं जीतने का, पर मोटे तौर पर अभी भी हम मानकर चलते हैं कि मुकाबला आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच ही दिखाई देता है।
जी, गणेंद्र भारद्वाज हमारे साथ जुड़ गए हैं। बंसल साहब स्पोक्स पर्सन है आम आदमी पार्टी के, और उनसे जानते हैं कि किन चुनावी मुद्दों पर किस तरह से एमसीडी के इन चुनाव में आम आदमी पार्टी जाएगी, क्योंकि अगर मौजूदा वक्त की हम बात करें तो इस समय दिल्ली में सांस लेना, दिल्ली एनसीआर में सांस लेना बेहद मुश्किल है। बंसल साहब ने कहा कि दिल्ली की सरकार और एमसीडी में जो सत्ता पर आती है, अगर वो एक पार्टी की हो तो एक आसानी होती है, लेकिन इधर टकराव देखा गया और उस टकराव का खामियाजा दिल्ली की जनता भुगतती रही है। जी गणेंद्र साहब। देखिए रितु जी, पिछले 15 सालों से लगातार भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली नगर निगम में सरकार थी। भारतीय जनता पार्टी ने 15 सालों से दिल्ली नगर निगम को लूट के कंगाल कर दिया। दिल्ली नगर निगम एमसीडी बैंक करप्ट हो गई। एमसीडी के कर्मचारियों को बार बार अपनी तनख्वाह के लिए हड़ताल पे जाना पड़ता है, भूख हड़ताल पे जाना पड़ता है, कोर्ट पे जाना पड़ता है, सफाई कर्मचारी हो, टीचर्स हो, नर्स हो, डॉक्टर हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल में करप्शन का मॉडल एमसीडी में सेटअप करा था। एमसीडी के हर विभाग में एक माफिया काम कर रहा है। पार्किंग का माफिया अलग चल रहा है, आउटडोर एडवर्टाइजमेंट का माफिया अलग चल रहा है, टैक्स कलेक्शन का माफिया अलग चल रहा है, यहां तक कि कूड़े का भी एक माफिया भारतीय जनता पार्टी के राज में एमसीडी में चल रहा है। दिल्ली में 3 कूड़े के बाद कोई एक दिन में खड़े नहीं। 15 साल के भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार का सबूत है 3 लैंडफिल साइट, ओखला लैंडफिल साइट, बलसपा लैंडफिल साइट, गाजीपुर लैंडफिल साइट। इन तीनों कूड़े के पहाड़ों को बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने करा है। 3 कूड़े के पास 15 साल की भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी की दिल्ली को देन है। गणेंद्र जी, दिल्ली की हवा के लिए क्या कहेंगे? क्या ये बड़ा मुद्दा रहेगा एमसीडी के चुनाव में दिल्ली की जनता के लिए? उसी पे आ रहा हूँ। नहीं, कूड़े के जो बड़े पहाड़ है, ये 3 कूड़े के पहाड़ 12 से लेके 15% दिल्ली के पॉल्यूशन को कंट्रीब्यूट करते हैं। और इन 3 कूड़े के पहाड़ों की वजह से, मैं नहीं कह रहा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि इन कूड़े के पहाड़ों की वजह से दिल्ली गैस चैम्बर बन चुकी है। दिल्ली में आम आदमी का सांस लेना मुश्किल हो गया। ये कूड़े के पहाड़ भी दिल्ली नगर निगम। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने ये माना है कि गलती हुई है। जो दावे उन्होंने किए थे कि 2022 तक दिल्ली के लोगों को एक साफ हवा देंगे, इस मुसीबत से छुटकारा दिलाएंगे, भले ही छुटकारा ना उसमें कमी होगी, लेकिन वो होती दिख नहीं रही। गणेंद्र साहब आपके पास आऊंगी, बंसल साहब कुछ कह रहे हैं, एक बार सुन ले। मैं गणेंद्र जी से मैं सवाल करना चाहता हूँ जी बंसल जी। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। कूड़े की समस्या बहुत गंभीर समस्या है। गाजीपुर में जब कूड़े का वो पहाड़ था गिरा था तो वहां एक डेथ भी हो गई थी, वो रास्ता भी काफी समय बंद रहा। सवाल ये कि उस कूड़े का निपटान आम आदमी पार्टी की क्या कार्य योजना है? जब तक ये नहीं बताएंगे तब तक सिर्फ समस्याओं की चर्चा करने से मुझे लगता है कि बात बनने वाली नहीं है। हमें समाधान भी पेश करना चाहिए। गणेंद्र जी, क्या समाधान आपने किए, ये लेके आपको जनता के बीच जाना होगा? मैं 2 चीजें आपसे कहना चाहता हूं, बंसल साहब, आपको भी और दिल्ली के लोगों को भी, कि अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस इस कूड़े के पहाड़ को खत्म कर सकता है। हमारे पास सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का हमारे पास पूरे का पूरा प्लान तैयार है, पूरी की पूरी स्टडी तैयार है। जैसे दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी का शासन आएगा, आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस लागू होगा, दिल्ली नगर निगम से भ्रष्टाचार भी खत्म होगा। आपका ये कहना है कि जब तक आप नगर निगम में नहीं आएंगे दिल्ली की जनता को छुटकारा नहीं होगा। शिवम छाबड़ा जी, आप तो नगर निगम में स्थापित हैं, किस तरह से आप जाएंगे? लगातार आरोप आप पे लगे हैं एमसीडी पर, एक लंबे समय से आप सत्ता पर काबिज है, खोने को आप ही के पास है। शिवम छाबड़ा का कनेक्शन हमसे अभी टूट गया है। नीरज मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए। शिवम जी जवाब दीजिए, आपका ऑडियो म्यूट है शायद। शिवम जी रितु जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा और मैं सीधी जवाब, नरेंद्र बाबू ने तो एक स्टेम्पोर के तौर पर सब कुछ कह दे, लेकिन सही विश्वास मानिए दिल्ली की समस्या कुछ नहीं, सिर्फ स्वयं अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी है। अब आप देखिए, केवल दोषारोपण के अलावा इनके पास कुछ चारा नहीं। आपने बड़े बड़े लैंडफिल साइट की बात करी, तो इसका भी जवाब नरेंद्र भाई अपने स्वयं दे दें कि लैंडफिल साइट कितनी कम हुई है पहले से। इसका भी तो जवाब मतलब नरेंद्र बाबू आके खोल करके देख लें तो उनको इस बात का अंदाजा लगेगा कि वहां पे जो हमने प्लांट सेटअप किया है उससे हम उस साइट को कम कर रहे हैं। और दिल्ली के अंदर जितना कूड़ा इकट्ठा हो रहा है नरेंद्र बाबू, हम दुर्भाग्यवश हम अरविंद केजरीवाल जी के स्विमिंग पूल युक्त घर में तो नहीं डाल सकते। निश्चित रूप से उसकी एक साइट है जहाँ क्रिएट किया गया, उसको बनाया गया और उसका डिकम्पोज करने का एक तरीका है। और दिल्ली के अंदर में जगह जगह जहां पर कूड़े के ढलाव थे, मैं चाहूंगा आप मीडिया के अपने मित्रों से जा करके केवल ढलाव घर का
देख करके आए, उसका इंस्पेक्शन करके आए, आपको पता लगेगा कि हमने ढलाव करके वहां पे भी एक डिकम्पोज करके प्लांट सेटअप किया है, जिससे कि कूड़े को डिकम्पोज करके उसको खाद के रूप में बनाया जा सके। इसलिए मुझे इनको जवाब देने की आवश्यकता नहीं, जवाब तो निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल को की पार्टी को देना है, जो दिल्ली को गैस चैम्बर बना दिया। अब आपने इसका आरोप भी बीजेपी में मर दिया। अब बताइए भाई, पराली पंजाब में जलती है, सरकार किसकी है? सरकार बनने से पहले तो आपने बड़े बड़े दावे किए कि साहब पंजाब में हम ये कर देंगे और वो कर देंगे। आज आपने देख लिया कि जो अगर फायर स्पॉट्स हैं, अगर आपके पास जियो मैप है, निश्चित रूप से खोल करके चैनल पर दिखाना चाहिए और बताना चाहिए कि पंजाब में कितनी पराली जल रही है और उसके निवारण के लिए अरविंद केजरीवाल ने क्या किया, इसका जवाब देना चाहिए। आप हरियाणा से कंपैरिजन करते हैं तो हरियाणा से कंपैरिजन बिल्कुल निश्चित रूप से कीजिएगा। आप उत्तर प्रदेश से कंपैरिजन करते हैं तो निश्चित रूप से कीजिएगा। आपको दूध का दूध और पानी का पानी मिल जाएगा। कौन सच है कौन झूठ है ये आपके सामने आ जाएगा। मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, अरविंद केजरीवाल स्वयं सुबह आज उन्होंने जो एक सो कॉल्ड प्रोटोटाइप वो पीसी करने का प्रयास करते हैं, एक कैमरा बुला करके बोलते हैं अपनी बात, तो उन्होंने आज सुबह इस बात को स्वीकार कर लिया कि साहब उनकी गलती। कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर पोल्यूशन का मामला, केवल आपने एयर पोल्यूशन का आज देखिए 800 की AQI है। कैन यू बीट दैट? आपने दिल्ली की गवर्नमेंट ने कितनी बार पड़ोसी राज्यों से बात करने का प्रयास किया, उनको चिट्ठी लिखी कि साहब हम सब मिलकर के काम करेंगे। ये हर बदन हर और हेतु जी विश्वास मानिए, मैं फिर कह रहा हूं, कांग्रेस के प्रवक्ता भी यहाँ मौजूद है, मैं इस बात को बहुत ईमानदारी से स्वीकार करता हूं कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी ऐसी स्थिति नहीं थी जितनी स्थिति भाई साहब के यहाँ होने हुई है। क्यों? क्योंकि आपका डायलॉग ही नहीं है, आप बात ही नहीं करना चाहते। आज केवल कॉन्फ्लिक्ट से समाधान नहीं होता है, कॉन्फ्लिक्ट से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। आपने एक बार भी दिल्ली के मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से वो नहीं कहा कि साहब आपने को बुलाना चाहिए। केंद्र सरकार ने सुओमोटो तीनों के मुख्यमंत्रियों को बुलाया और उनसे बातचीत करने का प्रयास किया। आज भी केंद्र सरकार का फंड अनयूज्ड है ऋतु जी, कांग्रेस जी बिल्कुल ये भी कहा जा रहा है कि किस लिए फंड्स का इस्तेमाल नहीं किया, और वहीं आम आदमी पार्टी लगातार ये इल्जाम लगाती है कि एमजीटी के फंड्स में करप्शन किया गया है। देखिए अब इन तमाम आरोपों को तय करेगी जनता। नीरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नीरज मिश्रा जी, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस से। नीरज जी, 2017 में 31 सीटें थी, एक लंबा वनवास रहा है एमसीडी से कांग्रेस का। क्या इस साल जिस तरह की समस्याएं जनता के सामने खड़ी हैं और ये दोनों राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं, ऐसे में कांग्रेस को लगता है कि अपना उस वनवास खत्म कर सकेगी? ऋषि जी, राजनीतिक बात तो थोड़ी देर के बाद आएंगे, लेकिन देखिए दिल्ली के आम जन की बात जरा कर लें। एक बार कूड़े के पहाड़ पर जो राजनीति हो रही है, आप दर्शकों को ये बताइए कि बलसवा की जो लैंडफिल साइट है, उसके सामने मुकरबा चौक पर पहले दिल्ली का सबसे बड़ा लैंडफिल हुआ करता था, जिसको 2010 में से टेक्नोलॉजी मंगाकर माननीय शीला दीक्षित जी ने खत्म किया। आज वो हरा भरा पहाड़ है जहां लोग जाते हैं उसको देखने के लिए। उसके सामने इन्होंने एक नया लैंडफिल साइट खड़ा कर दिया। देखिए आम आदमी पार्टी की नीति और नियति दोनों पर सवाल क्यों उठता है। दिल्ली के अंदर जो स्थिति आज बनी है, जो गैस चेंबर है, इसके लिए इन्होंने तो कुछ किया नहीं, लेकिन इतिहास हमें बताता है कि माननीय शीला दीक्षित जी दिल्ली के अंदर CNG बसेस लाई, दिल्ली मेट्रो के पेज उन्होंने चलाए, और साथ ही साथ दिल्ली का जो ग्रीन कवर सिर्फ 88 स्क्वायर किलोमीटर का होता था, उसको बढ़ाकर 320 स्क्वायर किलोमीटर, इन्होंने उसको कम कर 250 स्क्वायर किलोमीटर कर दिया। तो दुनिया की जो सबसे हरी राजधानी थी उसको इन्होंने बर्बाद कर दिया। देखिए म्युनिसिपैलिटी का काम क्या होता है, सबसे ज्यादा सैनिटेशन। तो सीवेज ट्रीटमेंट की बात आती है, दिल्ली के अंदर जो सैनिटेशन STP का जो काम हुआ करता था वो 350 MGD था 1998 में। शीला दीक्षित दिल्ली की सत्ता से वो निकली 2014 में, उसे 650 MGD किया, इन्होंने उसे कम कर 450 कर दिया, जिसका नतीजा क्या है, आपको गलियों में नालियां बहती हुई दिखेंगी और यमुना के अंदर झाग दिखेगा। तो दिल्ली को भर करने का मॉडल सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल के पास है। जहां तक रही भाजपा की, भाजपा के पास अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है भारत सरकार की। अगर वो चाहते, उनकी नीयत होती तो वो सब कुछ सकते थे, लेकिन भाजपा का बोरिया बिस्तर तो दिल्ली की जनता ने पहले ही बंद कर दिया है, तो उसकी हम बात नहीं करेंगे। लेकिन ये झूठे और जो प्रपंच के वाले लोग हैं, इनको हम एक्सपोज करते रहेंगे। और इस बार दिल्ली की जनता ने इस बात को ठान लिया है कि जिनके पास एक्सपीरियंस है, जिनके पास नियत है और जिन्होंने पहले काम कर दिखाया है, उसके साथ दिल्ली की जनता चलने वाली है।
जी, हमारे साथ शिवम छाबड़ा मौजूद हैं। शिवम जी, जिस तरह से लगातार कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की भी एक बड़ी जिम्मेदारी रही है एमसीडी में, उन जिम्मेदारियों पे भी कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अब उनका जवाब जनता भी आपको देगी, वो सवाल जनता के भी हैं। रितु जी, मैं अपनी केंद्र सरकार की जिम्मेदारी का एक बखान दे देता हूँ। नीरज बाबू बोल रहे थे कि उनकी सरकार ने क्या किया, उनको रिमाइंडर दे देना चाहिए। दिल्ली मेट्रो की शुरुआत दिल्ली में 1993 में की गई। माननीय मदन लाल खुराना दिल्ली के मुख्यमंत्री थे। 94 का पहला बजट आया, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन का बजट एलोकेट किया गया। तो इसके ना इस तरह का वो बात नहीं करनी चाहिए। केवल मैं बात बता रहा हूँ, दिल्ली के अंदर में इलेक्ट्रिक बसेस देने का काम अगर किसी ने किया तो केंद्र सरकार, मोदी सरकार ने किया। दिल्ली के अंदर में ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरल किसी ने प्रदूषण कम करने के लिए ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरल बनाने का काम अगर किसी ने किया तो मोदी सरकार ने किया। अब आप बताइए ना, मुझे भी तो जवाब दे दीजिए। अरविंद केजरीवाल साहब ने दिल्ली के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए क्या किया? आज 4-4 साल से 5-5 साल से बसें ऑब्सोलीट हुई हैं, जिनको दिल्ली में चलने का कोई अधिकार नहीं है। लगातार वो चल रही हैं, प्रदूषण कर रही हैं और लगातार उसमें आग लग रही है। तो मैंने कहा ना कि केवल बतौलेबाजी से काम नहीं चलता है, काम करना पड़ता है। आपने दिल्ली की यमुना की बात कही, यमुना के अंदर झाग आप देख रहे हैं। अरे भाई, आप तो यमुना के अंदर में छिड़काव करा रहे हैं। घनेंद्र जी, चाहे यमुना के प्रदूषण की बात हो, दिल्ली में वायु प्रदूषण की बात हो, कचरे का मामला हो, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर अरविंद केजरीवाल मौके मौके पर दावे करते रहे हैं, लेकिन उन दावों का बड़ा असर नहीं दिखाई दिया है। एमसीडी चुनाव और खासकर एमसीडी के नगर निगम चुनाव में एकीकरण के बाद ये पहला चुनाव होने जा रहा है, बेहद अहम होगा। प्लेयर्स हैं इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी। चुनेगी जनता, उसे क्या लगता है कि कौन उसके लिए आगे बढ़कर इन तमाम समस्याओं का हल ढूंढेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों ही मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस विषय पे। धन्यवाद। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद बात होगी पाकिस्तान के सियासी हालात की। काफी टैलेंटेड है आपकी बेटी। सर, बड़ी होकर इंडिया के लिए खेलना चाहती है। सर, उसके फ्यूचर के लिए अभी से मैंने सेविंग भी स्टार्ट कर दी है। फ्यूचर की बात है तो सिर्फ उसे नहीं, आपको भी मैदान में उतरना पड़ेगा। मुझे? इनका मतलब है म्यूचुअल फंड्स के मैदान में। सिर्फ सेविंग्स नहीं, हर महीने म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कीजिए। वरना आपकी बेटी तो बड़ी होगी, पर उसके लिए सेव किए हुए पैसे शायद उतने ही रह जाएंगे। सही है सर। शॉर्ट भी सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। Guided by the vision of Honorable Prime Minister Narendra Modi, the Ministry of Ayush is fully committed to digitize Ayush sector for the benefit of people. A range of digital platforms are developed to support professionals and public. The Ayush Information Hub offers authentic information under various categories such as education policy, drug policy, schemes, events, new trends and developments in the sector. Ayush Next is an interactive platform developed primarily for students and scholars. Ayush Soft is developed with a vision to convert classical Ayurvedic texts into comprehensive and authentic IT-based knowledge repository. In this phase, Ayurvignana, an Ayurvedic encyclopedia, and Shabdanidhi, a glossary of Ayurvedic terminology, have been made available for Ayurveda fraternity. Ayush GIS has been developed for mapping of facilities under categories such as health facilities, colleges, doctors, students. It is a matter of great pride that these platforms have been launched by the Honorable Prime Minister. अब देश बड़े संकल्प लेकर के ही चलेगा और वो बड़ा संकल्प है विकसित भारत। विकसित भारत के विराट संकल्प के साथ देश लगातार आगे बढ़ रहा है। इस संकल्प की सिद्धि में हमारे करदाताओं की है महत्वपूर्ण भूमिका। सभी करदाता निभाएं अपना कर्तव्य और निर्धारण वर्ष 2022-23 की अपनी आय का रिटर्न 7 नवंबर तक ई फाइल करें। याद रखें, उन सभी करदाताओं को जिनके खातों का ऑडिट अनिवार्य है, निर्धारण वर्ष 2022-23 की अपनी टैक्स रिटर्न 7 नवंबर 2022 तक ई फाइल करनी होगी। ड्यू डेट तक टैक्स रिटर्न फाइल न करने पर आपको ब्याज और जुर्माना लग सकता है।
तथा कोई भी अनएडजस्टेड बिजनेस लॉस अथवा कैपिटल लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। अधिक जानकारी के लिए www.incometax.gov.in पर लॉग ऑन करें। प्रत्येक आय करदाता एक राष्ट्र निर्माता। पाकिस्तान में इमरान खान पर हुए हमले के बाद पूरे देश में पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से विरोध प्रदर्शन हो रहा है। कई जगहों पर हिंसा और तोड़फोड़ हुई है। इस बीच इमरान खान ने कहा है कि मुझे मारने की योजना बनाई गई है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर हुए हमले के बाद पूरे देश में पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया है। कहीं कहीं ये प्रदर्शन हिंसा का रूप भी अख्तियार कर चुका है। इमरान खान के समर्थकों ने अलग अलग शहरों में आगजनी और तोड़फोड़ शुरू कर दी है। सत्ताधारी पार्टी और उसके गठबंधन सहयोगियों की पार्टी के कार्यकर्ताओं पर इमरान खान के समर्थक खुलकर हमले को अंजाम दे रहे हैं। इतना ही नहीं, तहरीक इंसाफ पार्टी के कार्यकर्ता सेना के खिलाफ भी सड़कों पर उतर आए। ऐसा पहली बार हुआ है जब पाकिस्तान के लोग खुलकर सेना और ISI के खिलाफ सड़कों पर उतरे हों। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ हत्या के प्रयास के कुछ घंटे बाद खैबर पख्तूनख्वा के पेशावर में कोर कमांडर हाउस के सामने लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने इमरान पर हमले के पीछे ISI चीफ मेजर जनरल फैजल का हाथ होने का आरोप लगाया। और इस पर और बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए विशेष मेहमान दिलीप सिन्हा साहब, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट। दिलीप साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिलीप साहब, आखिर ये पाकिस्तान में हो क्या रहा है? क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले ही इमरान खान ने कहा कि उन्हें मारने की पूरी साजिश रची गई थी। इसका उन्हें खुलासा हो गया था एक दिन पहले। इमरान खान जिस रास्ते पे जा रहे हैं ये पिछले कुछ दिनों से स्पष्ट हो गया था। उन्होंने कहा था कि वो उनका जो मार्च था लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ, वो एक निर्णायक मार्च होगा और वो चाहते हैं कि चुनाव तुरंत कराए जाएं। और उन्होंने वैसे भी जिस प्रकार की धार्मिक उन्माद फैलाया है और जो राजनीतिक द्वेष फैलाया है देश में, उससे जो माहौल है पाकिस्तान का वो गर्म हो गया है। पिछले जो उपचुनाव हुए थे पंजाब में और नेशनल असेंबली के, उसमें उनको बहुत बड़ा समर्थन मिला था क्योंकि उनकी बड़ी जीत हुई थी। इसलिए उनका हौसला बहुत बुलंद है इस वक्त, और वो समझते हैं कि यदि वो इस वक्त चुनाव करवाते हैं तो उनकी जीत होगी। और उसके साथ साथ इमरान खान ये भी चाहते हैं कि ये जो नियुक्ति होने वाली है सेना अध्यक्ष की पाकिस्तान में, वो नियुक्ति वो करें, न कि शहबाज शरीफ करें, क्योंकि ये नियुक्ति बहुत महत्वपूर्ण होती है। और ये उनका दुर्भाग्य रहा है कि इमरान खान उसके पहले हटा दिए गए प्रधानमंत्री पद से, तो उससे वो बहुत बौखलाए हुए हैं और वो नहीं चाहते हैं कि सेना अध्यक्ष शहबाज शरीफ नियुक्त करें। तो ऐसा कुछ माहौल बनाना चाहेंगे पाकिस्तान में कि जिससे कि सेना अध्यक्ष की नियुक्ति टल जाए और जल्दी से जल्दी चुनाव हो सके, ताकि जैसी उन्हें उम्मीद है कि वो जीत जाएंगे इस चुनाव में। दिलीप जी, इमरान खान जिस सहानुभूति की तलाश कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इस तमाम इन तमाम एक तरह से घटनाओं के बाद वो सहानुभूति इमरान खान को कहीं मिल सकती है? क्योंकि देखा जाएगा कि अपने कार्यकाल में क्या क्या आपने किया, जिस तरह से आपने कट्टरवाद को बढ़ावा दिया है, तमाम भ्रष्टाचार हुए हैं, तमाम संस्थाओं पर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं, और आज भी एक खूनी सियासत का जो इतिहास पाकिस्तान का है उसकी आड़ लेकर एक बार फिर आपने अपने आप को बचाने का प्रयास किया। देखिए, ये सब आरोप सही हैं, किंतु ये सारे आरोप अन्य सरकारों पर भी लगाए जा सकते हैं। और जहां तक इमरान खान का सवाल है, जैसे मैंने कहा कि अभी जो उपचुनाव हुए थे, उस उपचुनाव में इनकी बहुत बड़ी जीत हुई पंजाब में। आज इमरान खान की पार्टी की सरकार खैबर पख्तूनख्वा में भी है और पाकिस्तान के सबसे बड़े राज्य पंजाब में भी है। तो इमरान खान को पूरा विश्वास है कि उनकी नीतियां जैसी भी रही हों, उनके ऊपर आरोप जैसे भी लगाए गए हों भ्रष्टाचार के और धार्मिक उन्माद के, उन्हें जनता का समर्थन प्राप्त हो जाएगा। और ये तो चुनाव ही बताएंगे क्या उसका नतीजा होगा। लेकिन जैसा अभी जो हिंसा हुई है उनके विरुद्ध, इसकी सहानुभूति निश्चित रूप से उन्हें मिलेगी। और जैसा कि आपने देखा पेशावर में ये जो पश्तून जो आक्रमण हुआ या आंदोलन हुआ कोर कमांडर के घर के सामने, वो एक बहुत बड़ी बात है। आर्मी के खिलाफ पाकिस्तान में आंदोलन या आक्रमण बहुत कम हुए हैं जी। और ऐसा होना इमरान खान को के जो आत्मविश्वास है उसको दर्शाता है।
दिलीप साहब, इमरान खान का ये कहना है कि मेरी तुलना शरीफ परिवार से नहीं की जा सकती है, तो ये क्या कहना चाह रहे हैं? क्या ये पठान है इसलिए इनका कहना है कि नवाज शरीफ से इनकी तुलना नहीं की जा सकती है? इमरान खान की जो छवि है भ्रष्टाचार के मामले में, वो मेरे ख्याल से नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की छवि से थोड़ी बेहतर होगी पाकिस्तान की जनता में। उनके विरुद्ध जो आरोप लगाए गए थे तोशाखाना के दुरुपयोग के, वो छोटे आरोप थे, और जो जिस प्रकार के केस चल रहे हैं नवाज शरीफ के खिलाफ, और तो वो बहुत बड़े केस हैं। तो नवाज शरीफ की इमरान खान का ये विश्वास है कि जहां तक जनता में उनकी छवि है, वो नवाज शरीफ की छवि से बेहतर है भ्रष्टाचार के मामले में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप जी इस पूरे विस्तार से तमाम उन पहलुओं पर चर्चा करने के लिए जो काफी अहम माने जा रहे हैं। पाकिस्तान की इस पूरी सियासत में आने वाले दिनों के लिए इस घटना का भी एक बड़ा असर देखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और न्यूज नाइट में आज बस इतना ही, और डीडी न्यूज पर खबरें जारी रहेंगी। मुझे दीजिए अनुमति।